सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ और क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। ग्राफ मैट्रिक्स क्या होती है और कनेक्शन मैट्रिक्स क्या होती है। ग्राफ मैट्रिक्स ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका साइज यानी कि रोज और कॉलम्स ये इक्वल होते हैं जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं आपके फ्लो ग्राफ में। जो रो और कॉलम ये आपका एक आइडेंटिफाइड नोड के बारे में बताता है या वहां पॉइंटेड होता है, और जो मैट्रिक्स एंट्री है वो ये बताती है कि क्या कनेक्शंस है यानी कि एज बताती है बिटवीन नोड्स, मैट्रिक्स एंट्रीज। तो ग्राफ मैट्रिक्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम अपने प्रोग्राम को फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें अलग अलग नोड आते हैं और उनके बीच में एजेस आती हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफ मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं। कनेक्शन मैट्रिक्स क्या होती है? कनेक्शन मैट्रिक्स में हर एक लेटर उसको आप रिप्लेस कर देते हैं 1 से। 1 ये इंडिकेट करता है कि हाँ कनेक्शन है। अगर जीरोस इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जीरो नहीं डालते, 1 डालते हैं कि इसके बीच में कनेक्शन है, एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कनेक्शन है। डायनेमिक टेस्टिंग टूल्स क्या होती है और आपको ये बताना है कि कौन कौन से फंक्शन ये डायनेमिक टेस्टिंग टूल सपोर्ट करते हैं। मैं आपको पहले बताऊं कि स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग होती क्या है। स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपका ये सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, आप इसको रन करा रहे हैं। तो जब आप इसको रन करा रहे हैं और फिर पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें, क्या एरर है, बेसिकली एरर निकालना है, हमें टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब हम इसे रन कराएंगे, एग्जीक्यूशन कराएंगे, जैसे आपने कोई एक मॉड्यूल ले लिया, इसका मान लीजिए ड्राइवर स्टब क्रिएट कर दीजिए और इसको रन करा दिया, ठीक है, इसकी इनपुट वैल्यू दे दीजिए, जो यहाँ से आनी है वो यहाँ से ले लीजिए। जब हम एग्जीक्यूशन कराते हैं इसे हम कहते हैं डायनेमिक टेस्टिंग। लेकिन हमारे पास अगर प्रोग्राम है, हम इसको रन नहीं करा रहे हैं, केवल हम इसको देख रहे हैं, स्टैटिक टेस्टिंग। जैसे आप ये कहते हैं कि आपने मिश्रा फॉलो किया या आपने SJF फॉलो किया, तो आप क्या करेंगे, मिश्रा के रूल्स लेंगे और बस इस पे लगा देंगे, किस पे, आपके प्रोग्राम पे। अगर मान लीजिए आपको आपके पॉइंटर्स दिखते हैं या जो रूल में होगा, मान लीजिए मैक्रो अलाउ नहीं करता है मिश्रा, तो मैक्रो दिखता है तो आपको बता देगा कि ये प्रॉब्लम है और एक रिपोर्ट आ जाएगी। वो स्टैटिक होता है। डायनेमिक का मतलब आप एग्जीक्यूट कराएंगे। तो डायनेमिक टेस्टिंग टूल में एक कवरेज एनालाइजर होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको, इफ है एल्स, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन है, इफ के बाद एल्स के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो हम चाहते हैं कि इफ के बाद एक बार इफ चल जाए, एक बार एल्स चल जाए। तो ये इस कोड एनालाइज कर रहे हैं या एग्जीक्यूशन वेरीफाई कर रहे हैं कि ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। तो कवरेज एनालाइजर होता है, ये बड़ा कॉमन और इंपॉर्टेंट टूल है आपके कवरेज एनालाइजर टेस्टिंग के लिए। और जो कॉमन स्ट्रेटेजी है टेस्टिंग की, इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि जो कवरेज है वो हमारा 100% हो जाए। सारे के सारे हमने जितने भी इफ, एल्स, व्हाइल, डू व्हाइल जो भी है सब चेक कर, सही कंडीशन के लिए भी, गलत कंडीशन के लिए भी। तो ये हमें बताता है कितना परसेंटेज कवरेज हुआ है हमारा, यानी 60% हमने कोड कवरेज कर दिया, इतना हमने कोड कवरेज कर दिया। कभी भी क्या होता है कि हमारे लिए ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, तो हम इन तीनों का कोड कवरेज कर देते हैं, बता देते हैं हमने इतना कवर कर लिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये यूजर के लिए हमें दिया तो है, लेकिन हमारी जो प्राइम इंपॉर्टेंस है वो इसकी है। आउटपुट कंपैरेटर्स ये क्या होते हैं? ये डायनेमिक टेस्टिंग टूल्स में आता है। ये डायनेमिक टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं जिसमें आपका सिंगल मॉड्यूल हो चाहे मल्टीपल मॉड्यूल हो, यानी कि सिस्टम लेवल पे। तो हम इसमें चेक करते हैं जो प्रिडिक्टेड है और जो एक्चुअल आउटपुट है क्या वो इक्विवेलेंट है। हम मानते हैं कि मान लीजिए 3, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3 आना चाहिए, आपका 2 आ रहा है, तो ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं। और खासतौर पे रिग्रेशन टेस्टिंग के समय बड़ा यूजफुल होता है। टेस्ट डेटा जनरेटर थोड़ा डिफिकल्ट है ये, लेकिन ये आपको टेस्ट डेटा जनरेट करके दे देता है। देखिए साहब, ये टेस्ट डेटा है, इसको आप यूज कर सकते हैं। जिस भी पाथ को आप चूज कर रहे हैं वहां पर आपको बता देगा। इतना मुश्किल है, लेकिन आजकल तो जैसे LDRA हैं या रैशनल के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो ओपन सोर्स भी हैं आपके पास कई सारे, वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, वो आपका पूरा का पूरा टेस्ट केस जनरेट करके दे देते हैं। टेस्ट डेटा भी टेस्ट केस जनरेट करके दे देते हैं। टेस्ट फाइल जनरेटर्स ये क्रिएट करता है फाइल इंफॉर्मेशन के लिए जो आप यूज करेंगे प्रोग्राम, और उसमें जो कमेंट्स लिखे रहेंगे, जो यूजर के कमेंट हैं या जो डेटा डिस्क्रिप्टर है प्रोग्राम के लिए, वो यहां पर आप यूज कर सकते हैं डेटा फाइल जनरेटर्स में। टेस्ट हार्नेस सिस्टम
ये बाउंड होता है टेस्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, और ये क्या परमिट करता है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं टेस्ट इनपुट को और आउटपुट को, और साथ में ऑनलाइन मेजरमेंट देता है जो भी कोड कवरेज हुआ। ये टेस्ट हार्डनेस सिस्टम। टेस्ट आर्काइविंग सिस्टम। टेस्ट आर्काइविंग सिस्टम क्या हुआ, ये आपको ट्रैक रखना है कि जो सीरीज ऑफ टेस्ट आपने किए, यानी कि आप डॉक्यूमेंट करेंगे ना बाद में, तो कौन से टेस्ट हुए हैं, कौन से डिफेक्ट आए उसमें, ये टेस्ट आर्काइविंग सिस्टम होता है। इसके अलावा जो फंक्शन डायनेमिक टेस्टिंग टूल सपोर्ट करे, एक तो इनपुट सेटिंग, क्या आप इनपुट दे रहे हैं, स्टब प्रोसेसिंग है, रिजल्ट का डिस्प्ले है, टेस्ट का कवरेज मेजरमेंट है, और टेस्ट प्लानिंग, ये सारी चीज उसमें होनी चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग, आपने कभी बच्चे को देखा है, किसी आपने उसको कोई कार दे दी या फिर कोई टॉय दे दिया, तो क्या करता है कि उसको ये तो नहीं कहूंगा तोड़ेगा, लेकिन वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से देखूं कि ये चल कैसे रहा। पहली बार वो अपने टॉय दे दिया, वो उसके पहिए निकाल देगा, वो उसमें कोई शील्ड होगी उसको निकाल देगा। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती है कि आपके पास सॉफ्टवेयर है, कोड है, आप इससे जानना चाहते हैं क्या, डिजाइन को, और उसके बाद इस डिजाइन से आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या थी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या थी, इसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है सॉफ्टवेयर को एनालाइज करने का, ताकि हम ये समझ सकें कि डिजाइन और स्पेसिफिकेशन क्या थे। रिवर्स इंजीनियरिंग में जैसे मैंने बताया, सोर्स कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड आपका इनपुट होता है, और रिवर्स इंजीनियरिंग इसके बाद क्या होता है या इसके पहले क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग के पहले री इंजीनियरिंग होती है। मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफन प्रीसीड, यानी कि री इंजीनियरिंग, मैं दोबारा बताता हूं, शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। आप देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफन प्रोसीड्स, यानी पहले आप री इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तब आप री इंजीनियरिंग कर पाएंगे। पहले आप डिजाइन और कोड से डिजाइन और रिक्वायरमेंट समझेंगे तो सही, तब तो उसकी री इंजीनियरिंग करेंगे आप। और ये एक प्रोग्राम डेटाबेस बनाता है और फिर जनरेट करता है इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम डेटाबेस से। जैसे आपके कुछ प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग टूल्स है, ब्राउजर है या क्रॉस रेफरेंस है, इसको आप यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। जो डिजाइन और स्पेसिफिकेशन, कैसे आप इसको कैसे रिवर्स इंजीनियर करेंगे, और इट मे बी रिवर्स इंजीनियर टू, यानी डिजाइन और स्पेसिफिकेशन से एक तरीके से एक ये आपको प्रोग्राम रिप्लेसमेंट के लिए एसआरएस प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी देता है कि आप प्रोग्राम का मेंटेनेंस अच्छे से कर सकें। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक सॉफ्टवेयर है, आप चाहते हैं कि इसमें इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाए, या इस सॉफ्टवेयर से मेरे पास जो डिजाइन और कोड अवेलेबल नहीं है, या डिजाइन और कोड अवेलेबल है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं, तो मैं पहले डिजाइन की तरफ जाना चाहूंगा, कोड समझना चाहूंगा, उसके बाद मैं स्पेसिफिकेशन पे जाना चाहूंगा। फिर जो स्पेसिफिकेशन मान लीजिए मेरे पास आ गए, अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मेरे पास ये ए है प्लस बी और स्पेसिफिकेशन भी आ गया, तो ए और बी को जोड़ूंगा मैं, और ए और बी को जोड़ के फिर मैं आगे डिजाइन करूंगा और ये नए तरीके से इसको डेवलप करूंगा। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक ऐसा टर्म है जिसको कॉइन किया गया था लेट 1960s में, यानी कि प्रोग्रामिंग विदाउट यूजिंग गो टू स्टेटमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर टेस्टिंग का ये मतलब ये नहीं कि आप सीधा स्ट्रक्चर के बारे में बताने लगे। ये तब आया था, मतलब शुरुआत इसकी यहीं से हुई थी कि गो टू ने बड़ा ऐसा क्रिएट कर दिया था प्रॉब्लम्स कि लोग गो टू से डरने लगे। उन्होंने कहा नहीं देखिए साहब, हम तो ऐसी चीज करने वाले हैं कि हम गो टू यूज नहीं करेंगे, हम केवल व्हाइल लूप और इफ स्टेटमेंट से, इस कंट्रोल से, इस कंस्ट्रक्ट से हम एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाएंगे और हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को अपनाना एक बड़ा माइलस्टोन था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। मतलब ये पहले ही ऐसी चीज थी जहां पर आपने एक अनडिसिप्लिन अप्रोच की जगह एक डिसिप्लिन अप्रोच अपनाना शुरू किया। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि प्रोग्राम्स को हम समझेंगे, रीड करेंगे सीक्वेंशियली, और फिर जब एक बार प्रोग्राम को सीक्वेंशियली हम समझ रहे हैं तो उसको समझना भी आसान है, उसको इंस्पेक्ट करना भी आसान है। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए दो। देखिए सब, अगर आप बहुत ही छोटे क्लास में जाएं, जब आप
पढ़ रहे थे, जब आपके कंप्यूटर सामने आया था व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो आपको बताया जाता है देखिए सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन बी फेल्ट। तो कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहें तो पहली चीज तो ये है सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर नहीं होता, और मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप इस तरीके से बताएंगे कि एक तो सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर नहीं करते, सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल होता है। मैन्युफैक्चर का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक मोबाइल का आपको डिजाइन मिल गया, आपने मोबाइल डिजाइन कर लिया, अब एक बार जब डिजाइन मिल गया तो आप इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एक नहीं 1,00,000 आप मोबाइल बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर अगर एक बार बन गया तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दीजिए आप, एक लाइफ सॉफ्टवेयर की, जैसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन है, फिजिबिलिटी स्टडी जिसे कहते हैं, उसके रिटायरमेंट तक जाती है। एक बार डेवलपमेंट एफर्ट लगता है और फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस होता है ताकि वो ऑपरेशनल रहे, यानी कि 1,000 से 10,000 कॉपी बनाना आपको कोई भी कॉस्ट नहीं करेगा। लेकिन हार्डवेयर प्रोडक्ट की बात करें, जैसे मैंने मोबाइल की बात करी कि तो हर बार जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल इसमें लगने वाला है और जो इसकी प्रोसेसिंग का एक्सपेंस है वो लगेगा। लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसी कोई असेंबली लाइन नहीं है। इसका मतलब क्लासिकल सेंस में बात करें तो वी डोंट मैन्युफैक्चर अ सॉफ्टवेयर, वी जस्ट क्रिएट और मेक अ सॉफ्टवेयर एंड देन वी कैन मेक अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल है। मान लीजिए आपने कोई हार्डवेयर बना दिया, उसको क्या आप चेंज कर सकते हैं? आप उसका डिजाइन चेंज करेंगे, फिर दूसरा आप बनाएंगे, कौन सा? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इस मामले में फ्लेक्सिबल है। मतलब अगर आपको एक फंक्शनैलिटी में, मतलब एक चलिए एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा एग्जांपल, एक जीयूआई है, यहां पर आपने लिखा एंटर डाटा, किसी ने देखा, उसने कहा नहीं साहब एंटर डेटा नहीं, इसमें लिखिए एंटर वैल्यू। इसको आपको कितनी मेहनत लगेगी? एक टेक्स्ट बॉक्स में जो ये आपका लेबल है उसमें जाके आपको एंटर डेटा की जगह वैल्यू लिख देना है। ये इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आपको डिफरेंशिएट करना है इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल में और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल में। तो इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल का ये होता है कि ये वो सारे फेज लेगा जो वाटरफॉल मॉडल में है, लेकिन थोड़े से रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने बताया वाटरफॉल मॉडल की तरह चलेगा, लेकिन ये वाटरफॉल तो आप बार बार घुमा दीजिए, इटरेशन कर दीजिए इसका। वाटरफॉल को अगर आप बार बार साइकिल में चलाएंगे तो इसे हम इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल कहेंगे। लेकिन हर एक साइकिल, जब भी एक बार वाटरफॉल मॉडल कंप्लीट हुआ तो हर बार आपकी एक रिलीज आएगा जिसमें एडेड फंक्शनलिटी होगी, जिसे हम इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल कहते हैं, या कई बार इसको इटरेटिव मॉडल भी कहते हैं। इवोल्यूशनरी क्या होता है, पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ डायग्राम से। ये रिक्वायरमेंट डिजाइन, टेस्टिंग, अलग अलग टेस्टिंग और ऑपरेशन, इंस्टॉलेशन, एक रिलीज बना हो गया। अब आपने क्या किया कि जब ये सारे स्टेप यहां से यहां तक, ये इसमें भी है और ये सब इसमें भी है, इसकी फंक्शनलिटी थी, आपने मिनिमम मान लीजिए फंक्शनलिटी दे दी 10, आपने इसमें 14 डाल दी, इसमें आपने 24 डाल दी। बस यही होता है इसमें, करना वही काम, बस हर बार जब आएंगे तो नई फंक्शनलिटी के साथ आएंगे, एडेड फंक्शनलिटी के साथ आएंगे। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल क्या है? इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल ये इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल की तरह ही है और वही फेजेस इसमें डिफाइन होते हैं वाटरफॉल मॉडल की जगह, लेकिन थोड़ा साइक्लिक फैशन में होते हैं। यानी कि ये इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल से इस तरीके से अंतर है इसका, या अलग होता है कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि हर एक साइकिल के बाद आप कोई प्रोडक्ट दें, ये जरूरी नहीं है। इटरेटिव में जरूरी है कि हर एक इटरेशन के बाद एक प्रोडक्ट दें आप। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में जो रिक्वायरमेंट है वो इम्प्लीमेंट करते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से, सॉरी, प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं हम इसमें आपके इटरेटिव में क्यों 10 हमने क्यों किया? सवाल आपका उठना चाहिए कि 10 क्यों किया हमने? आपने डायरेक्ट 24 क्यों नहीं कर दिए? 10 हमारे प्रायोरिटी थे, फिर उसमें 4 ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो छूट गए थे, या फिर जिनको हमने कहा कि हम अगले इटरेशन में करेंगे, छूटे नहीं, अगले इटरेशन में करेंगे। फिर उसके बाद जो बाकी जो बचे वो हमने यहाँ डाल दिए। तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में कि हम कैटेगरी के हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल ऐसा बताना है आपको, जिसमें रिस्क फैक्टर आता है। तो आप समझ गए होंगे हम स्पाइरल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें और भी हैं जिसमें रिस्क फैक्टर आते हैं। जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो अनसर्टेनिटी आने वाली है, दुनिया में कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। आप आज यहां हैं, कल आप हो सकता है कि
आपको एक नई नौकरी मिल जाए या फिर आपका कुछ कहीं सिलेक्शन हो जाए, आप कहीं और चले जाए। आपने एग्जाम दिए 10, आपको क्या पता किसमें सिलेक्शन होने वाला है, या सब में भी हो गया तो आप किसको डिसाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी आती ही आती है, किसी भी चीज में अनसर्टेनिटी आती है वर्ल्ड। यानी कि अगर आपने इन रिस्क को नहीं जाना या समझा या उनको मिटिगेशन या मॉनिटरिंग या उनका कंट्रोल नहीं किया, तो आपका अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से फेल हो जाएगा। तो बोयम साहब ने, बैरी बोयम साहब ने इसको रिकॉग्नाइज किया। वैसे तो कई लोगों ने किया, जो इसको बता देता है वही माना जाता है। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, रिस्क फैक्टर इसमें डालिए लाइफ साइकिल मॉडल, तो रिजल्ट आया स्पाइरल मॉडल। और खासतौर पे ये उन प्रोजेक्ट के लिए था जो बड़े प्रोजेक्ट थे, छोटे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आई ऐसे। जो बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट थे, मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट थे, तो 1986 में बोयम साहब ने इसको बताया कि साहब हम ये स्पाइरल मॉडल है। हर एक लूप स्पाइरल में इस तरीके से चलता है, ऐसे घूमता है, और ये 360 डिग्री है, मतलब 360 डिग्री जाता है एक फेस में। हर एक फेस में 4 अलग अलग सेक्टर होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, यहाँ पर प्लानिंग होगी, तो यहाँ रिस्क एनालिसिस होगी। प्लानिंग में मतलब हम जो ऑब्जेक्टिव है, ऑल्टरनेटिव और कंस्ट्रेंट, उसको देखते हैं कौन कौन से हैं। रिस्क एनालिसिस में हम ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, रिजॉल्व करते हैं इस रिस्क को। फिर एक दूसरे, तो यहाँ पर आपका प्लानिंग हो गया, यहाँ रिस्क एनालिसिस हो गया, यहाँ डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी बड़ी बात है, वाटरफॉल मॉडल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग प्रोडक्ट होता है, और उसके बाद यहाँ पर कस्टमर के सामने लेके जाते हैं इसको। यहाँ पर कस्टमर इवैल्यूएशन होता है फीडबैक के लिए। तो पहले फेज में प्लानिंग होती है, रिस्क एनालाइज किया जाता है, प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं, और कस्टमर इसको इवैल्यूएट करता है। दूसरे इसमें मतलब ये एक घुमाव है, दूसरे घुमाव में क्या होगा, और रिफाइन किया जाएगा इसको, रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट के है वैलिडेट किया जाएगा, कस्टमर उसको फिर से नए प्रोटोटाइप को देखेगा। तो यहाँ पर इस जगह पे ऐसे प्रोटोटाइप बनते हैं, प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, प्रोटोटाइप 3, इस तरीके से बनते हैं। तो जब तक आते आते आप उस लेवल पे आ जाते हैं कि आप सारे आपने रिस्क डील कर लिए। एडवांटेज इस मॉडल का ये है कि ये रिस्क को पकड़ता है, रिस्क को हैंडल करने में बहुत अच्छा है। बाकी जगह ये बाकी लाइफ साइकिल मॉडल की तरह ही है, बस ये क्योंकि रिस्क पकड़ लेता है, कोई प्रॉब्लम आनी है, इसलिए इसकी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स बहुत डिफाइंड है। जो रिस्क एनालिसिस और बार बार वैलिडेशन स्टेप्स जो हो रहे हैं, वो इनिशियल में ही, मतलब शुरुआत में ही जो एरर आने वाली है, उसको एरर को एलिमिनेट करने में आपकी मदद करता है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए अच्छे एसआरएस की। अच्छा एसआरएस मतलब यही है कि वो आपको समझ में आना चाहिए, तो यूजर को भी समझ में आना चाहिए। अच्छा एसआरएस मतलब है उसमें जो लिखा हो वो साफ सुथरा लिखा हो, क्लीन लिखा हो। आप हो सकता है कि अंग्रेजी में लिख दें, हो सकता है कि आप उसके लिए यूज केस मॉडल यूज कर लें, जो ईमेल का होता है। आप उसमें करेक्टनेस लाएं, करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ये सब गुड अच्छे एसआरएस के बारे में बात है। तो एक अच्छा एसआरएस करेक्ट होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। करेक्टनेस का मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो सॉफ्टवेयर मीट करेगा, वो बिल्कुल सही तरीके से लिखिए। अनएम्बिगुअस मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम दिया था कि इधर आ मत जा, इधर आ मत जा। अगर मैं बोलूं तो इधर आ मत जा, अगर मैं इधर आ मत जा ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, तो क्या समझेंगे आप? मैं लिखूं इधर आ मत जा, अगर कॉमा लगा दूं, तो ये दोनों ही जो लाइन है ये बिल्कुल अलग हो गई। ये अनएम्बिग्युइटी नहीं आनी चाहिए इसमें। हर एक सेंटेंस का यूनिक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। इसीलिए एसआरएस के लिए फॉर्मल स्पेसिफिकेशन मेथड आया कि देखिए साहब, आप एक काम करिए, ये इसे क्लीन रूम जो है स्ट्रेटेजी वो यही है कि आप इसमें मैथमेटिक्स रूल यूज करिए, लॉजिक यूज करिए। मैथमेटिक्स लॉजिक यूज करेंगे तो कोई अनएम्बिग्युइटी आएगी। क्लीन रूम जो स्ट्रेटेजी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो यही है। कंप्लीट मतलब ये है कि जितने भी रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी तरीके से आप फिगर डायग्राम में शो करके उनके टर्म्स, उनके यूनिट ऑफ मेजर सारी चीज दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट है आपके और जो साहब आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। जो एसआरएस है वो कॉन्ट्रैक्ट है, साथ में एसआरएस एक बेस लाइन की तरह काम करेगी आगे जितने भी डेवलपमेंट होने वाला है। ओके, और एक चीज और बता रहा हूँ इसमें आपको, इसमें मैंने कहा यूनिट ऑफ मेजर, इसका ये इसी को देख के मैंने कहा क्यों, क्योंकि आपको केवल एसआरएस में बताना है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, ये नहीं बताना है कि कैसे बनाने जा रहे हैं, वो डिजाइन है। आपको बताना है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, लाइन वेरिएबल्स और फैन। प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होती है? जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि डिग्री ऑफ द एट्रीब्यूट विच इज प्रेजेंट
इन दी सिस्टम और सॉफ्टवेयर। और वो क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, आपकी साइज हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, डिजाइन मेजर हो सकती है, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये सारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। वेरिएबल लाइव वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल लाइव तब होता है जब वो एक बार दिखाई दिया और जब तक उसका लास्ट रेफरेंस पॉसिबल है। ये एक तरीके से वेरिएबल देख लीजिए जिसका स्कोप के बारे में, लाइफ टाइम के बारे में बात करें। फैन इन क्या होता है? फैन इन फैन आउट दोनों बता देता हूं आपको। आपका ये एक मॉड्यूल है, इसको मान लीजिए ऐसे 5 मॉड्यूल कॉल कर रहे हैं या इसको कहीं ना कहीं रेफरेंस कर रहे हैं, तो 5 हो जाएगा फैन इन, जो यहाँ पूछना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए ये मॉड्यूल 3 को कॉल करता है या 3 पे डिपेंडेंट है या 3 से मैसेज पासिंग करता है, तो आप ये कहेंगे कि इसका फैन आउट है 3। और आप इंडेक्स भी निकाल सकते हैं इसका, जिसे हम स्केल इंडेक्स कहते हैं। फैन इन इंटू फैन आउट करिए और दोनों को जो रिजल्ट है उसको स्क्वायर कर दीजिए। ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड कोकोमो मोड्स को जरा कंपेयर करिए। इसका कंपैरिजन देखिएगा। ऑर्गेनिक जो होता है वो, पहले आप समझिए कि इसमें जो कोकोमो है वो 3 भाग में डिवाइड है। एक आपका ऑर्गेनिक, फिर सेमी डिटैच्ड, ये जो आप देख रहे हैं, तीसरा होता है आपका एम्बेडेड। ये ऐसा नहीं कि एम्बेडेड सिस्टम के लिए बनता है, लेकिन एम्बेडेड किस लिए देखिएगा। अब आगे ये भी ध्यान रखिए कि आगे एम्बेडेड भी आने वाला है, तो एक करके मैं आपको दोनों के रेफरेंस बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि जो ऑर्गेनिक का मतलब है, इसमें ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए है। ये छोटा प्रोजेक्ट जो होता है करीबन 2 से 50 किलो लाइन ऑफ कोड। सेमी डिटैच्ड जो होता है 50 से 300 किलो लाइन ऑफ कोड, यानी कि इसमें यहाँ भी देख लेते हैं, एम्बेडेड भी देख लेते हैं पहले। एम्बेडेड का मतलब 300 से ऊपर, तो ध्यान दीजिएगा 2 से 50 KLOC ऑर्गेनिक, 50 से 300 सेमी डिटैच्ड और 300 से ऊपर ये जाएगा एम्बेडेड। नेचर ऑफ प्रोजेक्ट देखिए, अगर ऑर्गेनिक है तो ये स्मॉल साइज प्रोजेक्ट है। इसमें जो भी लोग हैं, डेवलपर्स हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड है उस एनवायरमेंट से। जैसे पेरोल बनाना है, कोई इन्वेंट्री प्रोजेक्ट बनाना है, ये ऑर्गेनिक में आता है। इनोवेशन इसमें कम है, डेडलाइन कुछ टाइट नहीं है और डेवलपमेंट एनवायरमेंट आपको पता है, फेमिलियर है, इन हाउस है। सेमी डिटैच की बात करें तो इसमें मझोले प्रोजेक्ट, मीडियम प्रोजेक्ट आते हैं, साइज भी मीडियम है और जो एक्सपीरियंस है, जो लोग करने वाले हैं इसमें, उनका एक्सपीरियंस ठीक ठाक है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। और इनोवेटिवनेस इसमें थोड़ी है, मीडियम है, डेडलाइन भी मीडियम है, यानी कि बहुत टाइट नहीं है, बहुत हार्श नहीं है, लेकिन है। डेवलपमेंट एनवायरमेंट भी थोड़ा, इसका आइडिया भी मीडियम है। अगर आप सेमी डिटैच का एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे आपको कंपाइलर बनाने हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से काम करना है, कोई एडिटर बनाना है, तो ये आपके किस में आ जाएंगे? सेमी डिटैच में आ जाएंगे। एम्बेडेड जो है, जिसमें बताया 300 से ऊपर, ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए, रियल टाइम सिस्टम्स के लिए है, कॉम्प्लेक्स इंटरफेस है इसमें, और जिसमें एक्सपीरियंस जो लोग करने वाले हैं उनको है नहीं। जैसे आपको ATM बनाना है या ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कुछ बनाना है, तो आपको पता ही नहीं है इसके बारे में, या फिर कम नॉलेज है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो पहली बार बनाना है। और इसमें सिग्निफिकेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, इनोवेशन बहुत ज्यादा है। पहले तो सीखना है, समझना है, फिर करना है। शेड्यूल एकदम टाइट है इसमें, देखिए साहब, ये शेड्यूल है, इसमें देने देना। और इसमें जो हार्डवेयर है और जो कस्टमर इंटरफेसेस है वो भी बड़े कॉम्प्लेक्स है, वो बड़े जरूरी है। जैसे ITM की बात किया। अब सवाल उठता है कि डिजाइन क्यों जरूरी है, एक अच्छा डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोडक्ट के लिए, इसके लिए क्या जवाब देंगे आप? देखिए, आप कहते हैं मैं 12वीं में मैं 99% लाना चाहता हूँ, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि 12वीं में मैंने पूरी पढ़ ली, मैंने 11वीं में कुछ नहीं किया, 10वीं में कुछ नहीं किया, इसके पहले कुछ नहीं किया, और मैंने 12वीं में 99%? क्या पॉसिबल है ये? पॉसिबल नहीं है। 12वीं की पढ़ाई तो करनी है, लेकिन आपको पूरा बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे से जाना चाहिए। अच्छे डिजाइन का मतलब ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, मतलब 12वीं में अभी आप जब आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, कोडिंग करने जा रहे हैं, तो आपने 10वीं 11वीं में क्या किया, यानी जहाँ डिजाइन बनाया वो अच्छा होना चाहिए आपका। तो एक अच्छा डिजाइन एक की है सक्सेसफुल प्रोडक्ट के। रोमन आर्किटेक्ट 2000 साल पहले उन्होंने कहा एक अच्छा डिजाइन क्या होता है, उन्होंने कहा ड्यूरेबल होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए और उसमें चार्म होना चाहिए। तो एक अच्छा डिजाइन और अच्छा डिजाइन सिस्टम आप इजीली इंप्लीमेंट कर सके, वो समझ में आ सके, रिलायबल हो और उसका एवोल्यूशन स्मूथ हो। कपलिंग बताइए कि कौन कौन सा टाइप की कपलिंग होती है। कपलिंग मतलब ये होता है कि 2 मॉड्यूल्स हैं आपके पास, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 का एग्जांपल ले रहा हूं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 मॉड्यूल्स हैं, ये आपस में बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं,
मैसेज पासिंग से नहीं, किसी और तरीके से। यानी कि यहाँ पर एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल को चेंज करते हैं, ये भी यहाँ पर भी वेरिएबल है, ये इस वेरिएबल को चेंज करते रहते हैं, तो आपस में बहुत ज्यादा कपल्ड है। तो आप क्या इसको इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं? मुझे बताइए, क्या आप इसको इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें कपलिंग बहुत ज्यादा है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है जिसमें मॉड्यूल्स के बीच में मिनिमम कपलिंग या बिल्कुल कपलिंग ना हो। तो कपलिंग एक मेजर है डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल, इनके बीच में इंटरडिपेंडेंस कितनी। अलग अलग टाइप की कपलिंग होती है, जिसमें कंटेंट कपलिंग है, कॉमन कपलिंग है, एक्सटर्नल कपलिंग है, कंट्रोल कपलिंग है, स्टैम्प कपलिंग है और डेटा कपलिंग। यानी कि अगर आपने डेटा कपलिंग कर दी, स्ट्रेंथ कपलिंग की लोएस्ट से लेकर आप बेस्ट पे जा रहे हैं, हाईएस्ट कपलिंग का। अगर आपने कपलिंग डेटा कपलिंग है, चलिए चलेगा। अगर आपने कंटेंट कपलिंग कर दी तो फिर ये वर्स्ट पे चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? बॉटम अप, टॉप डाउन और हाइब्रिड डिजाइन का ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बॉटम अप, टॉप डाउन और हाइब्रिड। बॉटम अप का मतलब ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मॉड्यूल है, जो वर्किंग मॉड्यूल है, उनको बनाते हैं, फिर इसको कंबाइन करते हैं ऊपर जाके ऐसे, तब तक जब तक हम एक बड़े मॉड्यूल पे नहीं आ जाते। क्योंकि ये डिजाइन प्रोसीड कैसे कर रही है बॉटम से ऊपर तक, इसलिए हम बॉटम अप कह रहे हैं इसको। इसका आर्गुमेंट क्या है? इसका आर्गुमेंट ये है कि हम बिल्कुल डिजाइन बनाने के बाद सीधा कोडिंग कर सकते हैं। जो चांसेस रिकोडिंग के हैं वो हाई है, लेकिन जो कोडेड मॉड्यूल है वो टेस्ट कर सकते हैं और डिजाइन आप वैलिडेट कर सकते हैं बड़े जल्दी, क्योंकि जो सब मॉड्यूल्स हैं वो सूनर देन द मॉड्यूल्स हु सब मॉड्यूल्स हैव नॉट बीन डिजाइन। इसका मतलब ये है कि बॉटम में आपके जो छोटे मॉड्यूल है उनको तो आप टेस्ट कर ही सकते हैं, बड़े मॉड्यूल ना बनाओ तो क्या हो, उसके लिए हम आपके ड्राइवर्स बना देंगे। टॉप डाउन, टॉप डाउन का मतलब है आप ऊपर से शुरू करिए, सबसे पहले ऊपर के मॉड्यूल बनाइए, फिर नीचे उसको तोड़ते रहिए जब तक एक इस लेवल पर आप पहुंच जाए जहां पर आप मानते हैं ठीक है साहब इससे नीचे नहीं तोड़ सकते, ये बढ़िया। ये एक स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है, यानी कि आप एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन पे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये होता है कि अलग अलग लेवल पे, जिसे हम स्ट्रैटिफिकेशन भी कहते हैं। हर एक लेवल, हर एक पॉइंट पे आप डिजाइन और कॉन्क्रीट होता है जब उस लेवल पे आ जाते हैं, जब तक आप बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट हो गया। टॉप डाउन डिजाइन वालों का कहना ये है कि सबसे पहले हम मेन मुद्दे को देखेंगे, उसके हिसाब से उसे तोड़ेंगे, और ये ज्यादा बेहतर तरीका है। हाइब्रिड डिजाइन का मतलब ये है, कभी कभी भी ये टॉप डाउन और जो बॉटम अप है पूरी तरीके से यूज नहीं हो पाती, हमेशा हाइब्रिड होता है। यानी कि टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों लगा के, दोनों नीचे से भी शुरू करें ऊपर से भी शुरू करें और कंबाइन करते हैं। बाथ टब कर्व क्या होता है हार्डवेयर रिलायबिलिटी में? बाथ टब कर्व, देखिए साहब इसको इस तरीके समझिए कि ये आपका फेलियर रेट है, ये टाइम। जब हार्डवेयर इंट्रोड्यूस होता है, नया नया हार्डवेयर आया मार्केट में, आप लेके आए, जब आप उसे चला रहे हैं ना तो उसकी ब्रेकिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप देखिएगा कि अगर आपने कोई चीज लाई, आप घर में कई चीजें लाई होगी, आपने माइक्रोवेव लाया होगा, फ्रिज लाया होगा, टीवी लाया होगा, जैसे आप लाते हैं उसमें इनिशियल आपको प्रॉब्लम दिखाई दे देती है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम जो है, जो मैंने सामान का नाम लिया, एक आदमी तो आपको जरूर प्रॉब्लम स्टार्टिंग आई, फिर आप उसको बुलाते हैं, साहब ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, फिर उसे वो ठीक करता है या रिप्लेस करता है। तो इनिशियली सॉफ्टवेयर में, ये हार्डवेयर में इनिशियल में प्रॉब्लम आती है क्योंकि नया नया है, इसमें कई चीजें हो सकती है। लेकिन एक बार आप ले आए और वो चल निकला तो वो यहां तक लाइफ जीता है, इसे हम बिल्कुल प्लेटू कहते हैं, बेसिकली यूजफुल लाइफ। अब उसने लाइफ जी ली, उसके हार्डवेयर पार्ट खराब हो गए तो वियर आउट पे चले जाता है, वियरिंग आउट कंडीशन चले जाता है, इसे हम बाथ टब करते हैं। तो जिस तरीके से आप 3 फेज देख रहे हैं, बर्न इन होता है, यूजफुल लाइफ होता है, वेयर आउट होता है। बर्न इन फेज में फेलियर का रेट ज्यादा होता है क्योंकि वो इनिशियल आया है, उसके बाद ग्रेजुअली आप ये डिक्रीज हो जाता है, फिर एक प्लेटू बन जाता है। जो यूजफुल लाइफ पीरियड है इसमें फेलियर रेट कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे ही आप वेयर आउट में जाएंगे यहाँ फेलियर रेट बढ़ जाता है क्योंकि एजिंग हो गई है, उम्र दराज हो गया, उम्र उसने अपनी काट ली। तो ये बेस्ट पीरियड इसका ये होता है, इसलिए बाथ टब कहते हैं इसको, बाथ टब कर्व या हार्डवेयर रिलायबिलिटी का। तो हमने कुछ और क्वेश्चन और आंसर लिए आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।